कश्मीर, इस जमीन पर जन्नत की तस्वीर, लेकिन रहने वालों के लिए मौत की जंजीर। भारतीय फौज के जुल्म, जलते घर, पल पल मौत का खौफ। लेकिन कुछ हैं जो इस जुल्म के खिलाफ हैं बरसरे पैकार, दुश्मन की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद। ये हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सरफरोशों की दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है एक बार फिर मिशन कश्मीर। कश्मीरी कमांडो जमान शहीद हो चुका था। गुलमीर पानी से उभरा तो एकदम डोगरा गार्ड्स की मोटर बोट उसके सामने थी। बोट पर से ब्रेन गन ने फायर किया। गुलमीर ने गोता लगाया, मगर ब्रेन गन की गोलियां उसके सर को चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। गुलमीर भी शहीद हो चुका था। सिकंदर अभी तक सुतून पर गार्डरों के पीछे छुपा हुआ था। असद बट पानी के अंदर ही अंदर दरिया के बहाव पर गोते लगाए काफी आगे निकल गया था। फौजी सिपाहियों ने पुल को चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ था। 4 मोटर बोट्स पुल के दरमियान सुतून के सामने आहिस्ता आहिस्ता गश्त कर रही थी। पुल के ऊपर भी डोगरा फौज की एक कंपनी पहुंच गई थी और दरिया पर फायर कर रही थी कि अगर कोई कमांडो दरिया की मौजों में गोता लगा गया हो तो वहीं हलाक हो जाए। कंपनी कमांडर मेजर काशी खुद मोटर बोट को लेकर पुल के दरमियानी सुतून की तरफ बढ़ा। जांच पड़ताल करने वाली फौजी पार्टी भी पहुंच गई थी। पुल के 4 सुतूनों के साथ चिपके हुए टाइम बम फौरन देख लिए गए। बमों को उतार कर फौरन नाकारा कर दिया गया था। इन बमों ने बरामद होकर उन टाइम बमों को बचा लिया था जो मुजाहिदीन ने पुल के नीचे फौलादी गार्डरों की कैंचियों में लगाए थे। सिकंदर की हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही थी, मगर वो खुद मुश्किल में था। वो सुतून के ऊपर गार्डर के पीछे छुपा देख रहा था कि डोगरा फौजी पार्टी ने सुतून के साथ लगाए गए सारे के सारे बम उतार कर नाकारा कर दिए हैं। मगर इस बात का उसे बेहद इत्मीनान भी था कि कैंचियों में लगे टाइम बमों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। अगर सिकंदर अपनी खास हिकमत अमली से काम लेते हुए सुतून के साथ एक एक बम चिपकाने की हिदायत न करता तो डोगरा फौजी यकीनी तौर पर गार्डरों में लगे बमों को बरामद कर लेते और उनका मिशन नाकाम हो जाता। सिकंदर को अपने साथियों के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि उनका क्या अंजाम हुआ है। उसने सिर्फ जमान को दरिया में छलांग लगाते देखा था। एकदम से मशीन गन का पूरा ब्रस्ट पुल के गार्डरों से टकराया। सिकंदर के लिए ये इस बात का इशारा था कि उसे देख लिया गया है। उसे उन फौजियों ने देख लिया था जो उसके सुतून के साथ चिपके टाइम बम को उतारने के लिए बढ़े थे। शदीद फायरिंग होने लगी। सिकंदर ने भी ब्रेन गन की बौछारें मारनी शुरू कर दी। वो सुतून की आड़ में था। जबरदस्त फायरिंग में डोगरा फौजी पार्टी ने दरमियानी सुतून पर से बम उतार कर नाकारा कर दिया। मोटर बोट पीछे हटी। दूसरी फौजी मोटर बोटें भी आ गईं। दाएं बाएं जानिब से सिकंदर पर गोलियां आने लगी। फिर डोगरा कंपनी कमांडर मेजर काशी ने चिल्लाकर कहा, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम बच नहीं सकते, बेहतर यही है कि फायरिंग बंद कर दो। सिकंदर समझ गया था कि वो बच नहीं सकता। वो दुश्मन के हाथों गिरफ्तार भी नहीं होना चाहता था, लेकिन उसे एक परेशानी थी कि उसके फरार होने या शहीद हो जाने के बाद दुश्मन पुल के गार्डरों की जांच पड़ताल न शुरू कर दे। इसके लिए जरूरी था कि दुश्मन को गलत राह पर लगाया जाए, उसकी तवज्जो उन गार्डरों की तरफ आने ही न दी जाए, और ये काम सिकंदर ही कर सकता था। इतना उसे यकीन हो गया था कि उसके साथी वहां से फरार हो चुके हैं। उसे ये मालूम नहीं था कि सिर्फ असद बट दरिया में जिंदा बच सका है। जमान और गुलमीर शहीद हो गए हैं। सिकंदर ने यही फैसला किया कि अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया जाए और अपने बयान से दुश्मन की तवज्जो पुल के गार्डरों की तरफ से हटा दी जाए। इस फैसले के साथ ही सिकंदर ने चिल्लाकर कहा, मैं हथियार फेंक रहा हूँ, और उसने अपनी ब्रेन गन दरिया में फेंक दी। डोगरा कमांडर मेजर काशीराम ने ब्रेन गन तान रखी थी। उसने देखा कि एक नौजवान सुतून के ऊपर फौलादी गार्ड की ओट से निकलकर सामने आ गया है। उसने हाथ ऊपर उठा रखे हैं। मेजर काशी ने बुलंद आवाज में कहा, हाथ ऊपर उठाए रखना। अगर तुमने जरा हरकत की तो समझ लेना कि तुम पर चारों तरफ से ब्रस्ट पड़ेंगे और तुम्हारे जिस्म के पुर्जे उड़ जाएंगे। सिकंदर ने हाथ ऊपर उठाए हुए बड़े एतमाद से जवाब दिया, मैंने हथियार फेंक दिए हैं। सिकंदर पर चारों तरफ से सर्च लाइट की रोशनियां पड़ रही थी। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। उसने गोशाए चश्म से अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देख लिया। पुल के नीचे कैंचियों में लगाए गए बमों के फटने में सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। उसे सिर्फ यही परेशानी थी कि कहीं दुश्मन का ख्याल इन बमों की तरफ न चला जाए। वो उनकी तवज्जो दूसरी तरफ रखना चाहता था। सिर्फ इसीलिए सिकंदर ने हथियार फेंक कर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया, वरना वो दरिया में छलांग लगा सकता था। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता था, मगर उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उसे फौरन सुतून पर से नीचे बोट में उतार लिया गया। उसके साथ ही डोगरा फौजियों ने उसे काबू करके उसके हाथ पीछे बांध दिए। मोटर बोट दरिया की लहरों को चीरती हुई तेजी से पुल के सुतूनों के करीब किनारे पर आने लगी। उसके ऊपर कंपनी कमांडर और सिक्योरिटी गार्ड का दफ्तर था। उस सुतून पर लगा हुआ बम भी फौजी पार्टी ने उतार कर नाकारा कर दिया था, मगर उसके ऊपर फौलादी कैंचियों के नीचे जो ताकतवर 2 बम लगे थे उन पर किसी की नजर नहीं गई थी।
ये दोनों बम सिकंदर ने खुद सबसे पहले लगाए थे। सिकंदर को सिक्योरिटी गार्ड रूम में पूछगिछ के लिए पहुंचा दिया गया। डोगरा मेजर पिस्तौल जेब में डालकर सिकंदर के सामने स्टूल पर बैठ गया। सिकंदर फर्श पर बैठा हुआ था, उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उसने अपनी दूसरी हिकमत अमली पर अमल करते हुए खुद ही कहा, मेजर मुझसे पूछगिछ करना बेकार होगा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हमारा मिशन नाकाम हो गया है। मुझे मालूम है कि हमने पुल को उड़ाने के लिए सुतूनों के साथ जो टाइम बम लगाए थे वो तुम्हारे आदमियों ने उतार कर नाकारा कर दिए हैं, मगर हमारे आदमी एक बार फिर अपने मिशन पर आएंगे। डोगरा मेजर बड़ा खुश था कि उसने कमांडो के एक बहुत खतरनाक मिशन को नाकाम बना दिया है और पुल को तबाह होने से बचा भी लिया है। उसे पूरा यकीन था कि फौजी हाई कमांड की जानिब से उसे ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की मिल जाएगी और आला कारकर्दगी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मगर वो गिरफ्तार शुदा कश्मीरी कमांडो से पूछगिछ भी करना चाहता था ताकि उसके बाकी साथियों का भी सुराग मिल सके। उसे ये भी बता दिया गया था कि सिकंदर के बाकी साथियों को हलाक कर दिया गया है और उनकी लाशें दरिया बुर्द हो गई हैं। इस एतबार से डोगरा मेजर अपनी जबरदस्त कामयाबी पर बेहद मुतमईन और बेहद मसरूर था। उसकी कंपनी के कैप्टन बलदेव ने श्रीनगर हेडक्वार्टर को इत्तला भी कर दी थी कि कश्मीरी कमांडोज के ऑपरेशन को नाकाम बनाते हुए पुल को तबाही से बचा लिया गया है। सारे कमांडोज हलाक कर दिए गए हैं। एक जिंदा बचा था, उसे गिरफ्तार करके पूछगिछ जारी है। सिक्योरिटी गार्ड रूम में बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में दीवार पर लगे क्लॉक के सेकंडों की सुई हरकत कर रही थी। सिकंदर ने एक उचटती हुई निगाह क्लॉक पर डाली। धमाकों में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। मेजर काशी ने सिकंदर की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, ये टाइम बम तुम्हें कहां से सप्लाई हुए थे? सिकंदर बोला, मेजर ये बम तुम्हारी ही फौज के एक एमुनिशन डिपो से हमने चुराए थे। मेजर काशी ने सिकंदर को जोर से ठुड्डा मारा और गाली देकर कहा, तुम झूठ बकते हो, ये बम तुम्हें पाकिस्तानी तखरीबकारों ने दिए हैं। सिकंदर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, हमारा पाकिस्तान के किसी आदमी से इस किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो अफसोस है कि पाकिस्तान हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। मेजर काशी ने एक पुरहकारत हल्का सा कहकहा लगाया, घबराओ नहीं, थोड़ी देर बाद तुम अपने आप हमें सब कुछ बता दोगे। सिक्योरिटी गार्ड का कैप्टन प्रसाद अंदर दाखिल हुआ। उसने सैल्यूट मारा और कहा, सर ब्रिज के सारे सुतूनों को एक बार फिर चेक कर लिया गया है। जितने टाइम बम लगे थे सबके सब नाकारा कर दिए गए हैं। मेजर काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड। फिर कैप्टन प्रसाद को हुक्म दिया कि क्वार्टर गार्ड से जीप लेकर आए। डोगरा कैप्टन ने यस सर कहा, सैल्यूट किया और उल्टे पांव वापस घूमकर गार्ड रूम से बाहर निकल गया। सिकंदर की निगाहें बार बार दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ उठ जाती। उसकी शहादत में और भारतीय फौज के इस सबसे बड़े सबसे मजबूत देव हैकल पुल की तबाही में सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। उसे सिर्फ एक ही खतरा था कि कहीं अचानक डोगरा मेजर के जहन में ये ख्याल ना आ जाए कि पुल के गार्डरों को भी चेक करना है। सिकंदर ने डोगरा मेजर की तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए कहा, मेजर अगर मैं तुम्हें अपने दूसरे साथियों और उनके ठिकानों के बारे में बता दूं तो क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि मुझे छोड़ दोगे और किसी को मेरा नाम नहीं बताओगे? डोगरा मेजर दिल में बड़ा खुश हुआ। उसे अपनी एक और कामयाबी बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। अगर वो कश्मीरी तखरीबकारों के किसी ठिकाने का सुराग लगाने में कामयाब हो जाता तो हेडक्वार्टर में उसकी हैसियत मजीद बुलंद हो जाती। उसने आहिस्ता से झुककर कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम राज में रखा जाएगा, बल्कि मैं अपने हेडक्वार्टर को भी तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। अब मुझे बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे साथियों का खुफिया अड्डा कहाँ पर है। सिकंदर डोगरा मेजर की तवज्जो पुल पर से हटाने में कामयाब हो गया था। क्लॉक की सुई बराबर आगे आगे हरकत करती चली जा रही थी। उसकी शहादत का वक्त करीब आ गया था। उसने इंतहाई पुरसुकून लहजे में कहा, मेरा नाम आहत भट्ट है, मगर इस वक्त मेरा सर चकरा रहा है। मुझे चाय की एक प्याली मिल जाए तो फिर इस काबिल हूँगा कि तुम्हें अपने साथियों के बारे में सब कुछ तफसील से बता सकूं। तुम घबराओ नहीं, अगर मैंने तुमसे वादा कर लिया है तो फिर मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा और जो कुछ मुझे मालूम है तुम्हें उसकी एक एक तफसील बयान कर दूंगा। मेजर काशी के लिए इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती थी। उसने मकबूजा कश्मीर के सबसे बड़े फौजी पुल को तबाही से बचाकर एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था और दूसरा मार्का वो ये मारने वाला था कि कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के एक बहुत बड़े गिरोह के खुफिया ठिकाने का इंकिशाफ होने वाला था। उसने कहा, मेरे दोस्त आहत भट्ट, अब तुम हमारे दोस्त हो। अभी मेरी जीप आ रही है, मैं तुम्हें गार्ड रूम में चलकर अपने हाथ से दार्जिलिंग की चाय बनाकर पिलाऊंगा। सिकंदर ने कहा, अब मेरे हाथ तो खोल दो। डोगरा मेजर बड़ी कमीनगी से मुस्कुराया, थोड़ी देर इंतजार करो, गार्ड रूम में चलकर खोल दूंगा। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि तुम्हारे इस मिशन का लीडर कौन था? सिकंदर ने निगाहें ऊपर उठाई। एक उड़ती हुई नजर दीवार पर लगी घड़ी पर डाली। सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे।
वो दिल में दुआएं मांग रहा था कि सारे बम वक्त पर ब्लास्ट हो जाएं। उसने कहा, ये भी मैं आपको चाय पीते हुए बताऊंगा, मगर मैं एक बार फिर आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आप मेरा नाम किसी जगह भी जाहिर नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक तरह से गद्दारी करूंगा और अगर मेरे साथियों को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डोगरा मेजर बोला, हम क्यों तुम्हारा नाम जाहिर करेंगे? हम तो चाहते हैं कि तुम अपने गिरोह में शामिल रहकर हमारे लिए काम करो, लेकिन एक बात तुम भी अच्छी तरह जहन में रख लो, अगर तुमने डबल एजेंट बनने की कोशिश की तो हमारे आदमी तुम जहां भी होगे तुम्हें बड़ी आसानी से हलाक कर देंगे। कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडो दिल में मुस्कुराया। उसने दिल में कहा, अहमक, तुम्हें तो इतना भी मालूम नहीं कि मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी के भी चंद मिनट बाकी रह गए हैं। मुझे सिर्फ एक ही अफसोस है कि मेरे साथ एक काफिर मर रहा है। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेजर के तुम्हारी फौज क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। बाहर जीप के खड़े होने की आवाज आई। डोगरा मेजर स्टूल से उठकर बाहर आ गया। फिर उसने हुक्म दिया, इसे ले जाकर जीप में बिठा दो। दो डोगरा फौजी लंबे लंबे कदम उठाते अंदर आए और सिकंदर को बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर फौजी जीप खड़ी थी। सिकंदर ने बाहर निकलते हुए घड़ी पर आखिरी निगाह डाली। उसने सोचा, अगर बमों के फ्यूज ने ठीक काम किया तो धमाके होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। डोगरा मेजर ड्राइवर के साथ जीप में अगली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन गड़गड़ की आवाज पैदा करके खामोश हो गया। सर, मैं अभी देखता हूँ। डोगरा फौजी तेजी से उतरा, जीप का बोनट उठाया और इंजन में कुछ पुर्जों को हिलाने के बाद जीप में आकर बैठ गया। जीप स्टार्ट हो गई। सिकंदर पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसके दाएं बाएं 2 डोगरे ब्रेन गन्ने ताने साथ बैठे हुए थे। जीप पुल पर से गुजरने लगी। सिकंदर के अंदाजे के मुताबिक धमाकों में सिर्फ 1.5 मिनट बाकी रह गया था। जीप तेज रफ्तारी से पुल पर से गुजर रही थी। जो ही वो पुल के दरमियानी सुतून के ऊपर पहुंची, उसका इंजन एक बार फिर खराब हो गया। जीप रुक गई। डोगरा मेजर ने गुस्से में कहा, तुम जांगली हो, ये कहां से कंडम जीप उठा लाए हो? ड्राइवर ने फौरन अटेंशन होकर कहा, सर अभी ठीक करता हूँ, कचरा आ गया होगा। पुल पर रोशनियां हो रही थीं। सिकंदर का दिल जैसे उसकी कनपटी के पास आकर धड़क रहा था। उसने देखा कि जीप पुल के ऐन दरमियान में खड़ी थी। ये वो जगह थी जिसके नीचे कैंचियों में उसने खुद 2 ताकतवर तरीन टाइम बम लगाए थे। ये बम दूसरे बमों के साथ पुल के नीचे अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। सर्चिंग पार्टी की तवज्जो उस तरफ नहीं गई थी। वो सुतूनों के साथ चिपके हुए बमों को नाकारा करने के बाद मुतमईन हो गए थे। सिकंदर यही चाहता था। वो अपनी हिकमत अमली में कामयाब रहा था, मगर धमाके क्यों नहीं हो रहे थे? वो बार बार खुश्क होंठों पर जबान फिर रहा था। उसके हिसाब से वक्त हो गया था और वक्त वाकई हो चुका था। डोगरा मेजर जीप से उतरकर पुल के जंगले पर झुका नीचे देख रहा था। सिकंदर 2 फौजियों के नरके में खामोश मगर अंदर से बेचैन था। कहीं डोगरा सर्चिंग पार्टी ने उन बमों को भी नाकारा तो नहीं कर दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो डोगरा मेजर इन बमों की बाबत भी जरूर बात करता। उसने उनका बिल्कुल जिक्र नहीं किया था। डोगरा मेजर जंगले से हटकर जीप की तरफ आया। उसने ड्राइवर को डांट पिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। वो फिक्रा मुकम्मल न कर सका क्योंकि उसके साथ ही वहाँ एक बिजली चमकी थी। गजबनाक कड़ाके की आवाज गूंजी। एक ऐसा धमाका हुआ था कि उसकी आवाज डोगरा और कश्मीरी हुर्रियत पसंद सिकंदर भी न सुन सका। जहां पुल पर जीप खड़ी थी वहां अब कुछ भी नहीं था। न पुल था, न जीप, न डोगरा मेजर और न ही सिकंदर। उसके साथ ही पुल पर आगे पीछे बिजलियां चमकी, कड़ाके गूंजे और धमाके हुए। सारी वादी का दिल दहल गया। पहाड़ों के जिगर लरज उठे। पुल उड़ गया था। उसके फौलादी गार्डर पिघलकर दरिया में गिरते ही भाप के धुएं में खौलने लगे। पुल के नीचे लगाए गए मुजाहिद कमांडोस के सारे टाइम बम चंद सेकंड के वक्फों के बाद फट गए थे। इन धमाकों की आवाज असद बट ने भी सुनी थी। न सिर्फ आवाज सुनी बल्कि उसने दरिया के दूसरे किनारे सरकंडों में छुपकर बैठे हुए पुल के परखचे उड़ते भी देखे। उसका दिल जोश से लबरेज हो गया। उसके होंठ जज्बात से कपकपाने लगे। उसका दिल बेख्तियार कलमा शरीफ का विर्द करने लगा। उसने गुलमीर को शहीद होते देख लिया था। बाकी साथियों की उसे कुछ खबर न थी कि उनके साथ क्या गुजरी। वो दिल में दुआएं मांगने लगा कि जमान और सिकंदर जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए हों, क्योंकि वादी कश्मीर को अभी उनकी जरूरत थी। पुल गायब हो चुका था। उसके साथ ही वो रोशनियां भी गायब हो चुकी थीं जो थोड़ी देर पहले पुल को रोशन किए हुए थीं। अब दरिया के बीच में काला काला स्याह अंधेरा छा गया था। आसमान पर छाए हुए बादलों से भी ज्यादा गहरा स्याह अंधेरा। पुल की दोनों जानिब से गाड़ियों के इधर उधर दौड़ने, भागने और फायरिंग और डोगरा फौजियों के एक दूसरे को पुकारने की घबराई हुई आवाजें आ रही थी। दरिया में मिलिट्री मोटर बोटें नमूदार हो गई थी। असद बट दरिया में गोता लगाकर जहां तक पहुंचा था। वो अभी खतरे से बाहर नहीं था। इस सारे इलाके में डोगरा फौज फैली हुई थी। वो इस इलाके से बेखबर नहीं था। वो उन पहाड़ियों वादियों से शिनासा था। ये एक अच्छी बात हुई थी कि वो जख्मी नहीं हुआ था, वरना उसके लिए अपने ठिकाने तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। असद बट ने आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल स्याह था। किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती थी। सर्द हवा चल रही थी। सर्दी में इजाफा हो रहा था।
वो सरकंडों में से उठा और कीचड़ में चलता दरिया से दूर हटता चला गया। उसकी ब्रेन गन दरिया में ही कहीं गिर गई थी। पिस्तौल भी गायब था, सिर्फ कमांडो चाकू उसकी बेल्ट में लगा हुआ था। उसे मालूम था कि इंडियन फौज के बनाए हुए इतने बड़े पुल को उड़ाना कोई मामूली वाकया नहीं है और इलाके की सारी फौज हरकत में आ गई होगी और तमाम इलाके में मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों के साथ साथ डोगरा फौज के सिपाही भी कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तलाश में बिखर गए होंगे। घर घर की तलाशी ली जा रही होगी और बेगुनाह कश्मीरियों को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जा रहा होगा, उन्हें शहीद किया जा रहा होगा। असद बट भी उनके काबू में आ सकता था। वो चाहता था कि किसी जगह छुप कर रात गुजार दे और दूसरे दिन भेस बदल कर वहां से बटगाम की पहाड़ियों की तरफ निकलने की कोशिश करे, जहां उनका खुफिया ठिकाना था। उसे उम्मीद थी कि अगर जमान और सिकंदर शहीद न हो गए होंगे तो वो भी वहां पहुंच जाएंगे। रात बड़ी अंधेरी थी, दरिया काफी पीछे रह गया था। पुल की जानिब से फौजी गाड़ियों और फौजियों की आवाजें अब दूर होती जा रही थी। असद बट एक टीले की चढ़ाई चढ़ रहा था। टीले के ऊपर पहुंचने के बाद वो दूसरी तरफ की ढलान तेजी से उतरने लगा। इन टीलों पर उतरने चढ़ने की उसे बहुत मशक थी। वो पथरीले मैदान में आ गया जहां सर्व और चीड़ के दरख्त अंधेरी रात की सर्द हवा में सनसना रहे थे। एक लोमड़ उसके करीब से गुजर गया। उसने चाकू अपने हाथ में ले रखा था कि कहीं कोई जंगली रीछ उस पर हमला न कर दे। बारिश के कुछ कतरे उस पर गिरे। उसने आसमान की तरफ देखा। बिजली की हल्की सी रोशनी स्याह बादलों को रोशन करती हुई गायब हो गई। बादलों में धीमी धीमी सी गरज पैदा हुई, फिर टप टप बारिश की बूंदें गिरने लगी। असद बट ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो जिस समत जा रहा था उधर उसे दूर एक टीले के दामन में रोशनी का धुंधला सा जर्द धब्बा दिखाई दिया। उस रोशनी तक पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो गई थी। रोशनी एक मकान के आंगन से आ रही थी। ये टीले की ढलान पर एक पत्थर का चबूतरा सा वाक़ था। मकान ऐसा था जैसे कश्मीर के दूर दराज देहातों में होते हैं। लकड़ी की दीवारों के ऊपर ढलानी छत थी जिस पर प्याल पड़ी थी। आंगन में मकान के बाहर एक गाय छप्पर के नीचे बंधी हुई थी। ये लालटेन बाड़े के बाहर एक डंडे के साथ लटक रही थी। असद बट कश्मीरी था, वादी कश्मीर का जियाला फर्जंद था, खुद एक किसान का बेटा था। वो कश्मीरी देहात के रहन सहन से पूरी तरह वाकिफ था। कश्मीरी जबान के हर लबो लहजे को जानता था। वो चबूतरे की पथरीली सीढ़ियां चढ़कर मकान के दरवाजे पर आया। दरवाजा बंद था। लालटेन की धीमी रोशनी में दरवाजे के ऊपर अल्लाह और रसूल का नाम लिखा देखा। एक अजनबी को आंगन में देखकर गाय ने 2-3 आवाजें निकाली। कोठरी के अंदर से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी, क्या है शम्मो क्या है? और फिर मकान का दरवाजा खुला और एक जवान किसान मर्द हाथ में डंडा लिए बाहर आ गया। कौन है? वो सहन में इधर उधर देखने लगा। रात अंधेरी थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी। लालटेन की रोशनी में उस कश्मीरी जवान ने बाड़े की तरफ देखा। गाय अब भी आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। वो सर पर खेस डाले बाड़े की तरफ बढ़ा, गाय को प्यार किया, उससे कुछ बातें की और वापस मकान की तरफ आया तो असद बट उसके सामने आ गया। कश्मीरी देहाती जवान जैसे चौंक कर वहीं रुक गया। कौन हो तुम? उसका डंडे वाला हाथ ऊपर उठा। असद बट ने कश्मीरी में कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। बारिश तेज है और मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। मैं इस बाड़े में पड़कर रात गुजार लूंगा, सिर्फ एक कंबल दे दो। कश्मीरी जवान असद बट को गौर से देख रहा था, फिर बोला, नहीं, तुम मुसलमान हो, मेहमान हो, मेरी कोठरी में आ जाओ। असद बट कोठरी में दाखिल हो गया। कोठरी के अंदर एक मिट्टी का दिया रोशन था। कोठरी की फजा गर्म थी। 2 चारपाइयां बिछी थी। एक पर बिस्तर लगा था, दूसरी पर बिस्तर लपेट कर रखा हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रसूल बट है, मेजबान जवान कश्मीरी ने खाली चारपाई पर बिस्तर बिछाते हुए पूछा। असद बोला, मेरा नाम अकबर है, गुलाम अकबर। मैं बटगाम में आड़त करता हूँ। अगराही के लिए गांव में गया हुआ था, गलती की कि शाम को चल पड़ा। मेरा इरादा दिन चढ़े आने का है। रसूल ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ खाओगे? मेरे पास रोटी भी है, मक्खन और कुड़म का साग भी है। घर में सिवाय मेरे और कोई नहीं इस वक्त। मेरी बीवी और अम्मा बारामूला गए हुए हैं। ये सब कुछ मैंने ही पकाया है। असद बट ने बिस्तर पर बैठे हुए कहा, शुक्रिया रसूल, मुझे भूख नहीं है, गांव से खाना खाकर चला था। असद बट के कपड़े बटगाम के आड़तियों वाले नहीं थे। रसूल ने असद बट की स्याह मोटी पतलून, मोटी स्याह रंग की जैकेट और ऊनी काली टोपी को बड़े गौर से देखा। आखिर उसने पूछ ही लिया, तुमने कपड़े कुछ दूसरी किस्म के पहन रखे हैं। असद बट ने बूट उतारते हुए कहा, मेरे वालिद का अगरचे आड़त का काम है और मैं भी यही करता हूँ, मगर मैंने श्रीनगर में FA तक तालीम हासिल की थी। मुझे ये पतलून जैकेट अच्छे लगते हैं। रसूल अपने लिहाफ में घुस गया। कहने लगा, अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, नमाज के वक्त जगा दूंगा। असद बट भी खामोशी से लिहाफ में घुस गया। उसने अपनी असलियत इसलिए जाहिर नहीं की थी कि उसे भारतीय मुखबरों से खतरा था। वो सख्त थका हुआ था। थकान से उसका सर चकरा रहा था। आंखें बंद करते ही उसे नींद आ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।